हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे दोराहे आते हैं जहां हमें ना सिर्फ सोच समझ कर कदम बढ़ाना होता है बल्कि बहुत संभल कर आगे बढ़ना होता है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही सोच को उजागर करती है कि इंसान अपने लक्ष्य को पाने के लिए किस हद तक जा सकता है और कितने संगीन जुर्म कर सकता है। आसपास जाके चेक करो, देखो किसी ने कुछ देखा है क्या। जल्दी सर जल्दी आइए। सर कटा हुआ सर, दोनों आंखें फोड़ी हुई। लगता है इसे यहाँ फेंक के कोई हमें चुनौती दे रहा है। इसकी फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। हो सकता है किसी ने इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाई है। मोरे, अगर सिर यहाँ है तो धड़ कहाँ है इसका? महाराष्ट्र के पुणे शहर में पुलिस स्टेशन के ठीक सामने किसी सरफिरे ने कटा हुआ सर फेंक दिया। पुलिस को इस विक्टिम के बारे में कुछ नहीं पता था। उनके लिए केस अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। किसी को इतनी दर्दनाक मौत देने के बाद पुलिस को भी चैलेंज करने की कोशिश की गई थी। पुलिस के लिए खुली चुनौती कई सवाल लिए खड़ी थी। टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए थे उसे, खत्म कर देना चाहिए था उसे। चुप कर, जो हुआ सो हो गया। अब एक शब्द भी मुंह से मत निकालना। ढिंढोरा पीटोगी तो सबको पता चल जाएगा। भूल जा सब कुछ। कैसे भूल जाऊं? उसने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ चीटिंग की है, उसने इस्तेमाल किया मेरा। उस कुतरे को कैसे भूल जाऊं मैं? इसकी सारी चीजें खत्म कर दूंगी, जला दूंगी, जला के काम कर दूंगी, जला के। मुझे धोखा दिया, कुछ जला के राख कर दूंगी मैं, खत्म कर दूंगी सब कुछ। छोड़ मुझे, मैंने कहा ना छोड़। सब कुछ जला के राख कर दूंगी मैं, सब कुछ खत्म कर दूंगी मैं। सिर को फोरेंसिक लैब भेज दिया है और स्केच को आसपास के सभी थानों में सर्कुलेट कर दिया, लेकिन कहीं भी विक्टिम के खिलाफ कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई। सिर के ऊपरी हिस्से में चोट लगी है, आंखें फोड़ दी गई और गला काट दिया। इस तरह का मर्डर तो तभी होता है जब दो लोगों में बहुत पुरानी दुश्मनी हो। लेकिन सबसे पहले हमें विक्टिम को आइडेंटिफाई करना होगा। तो लड़का जवान है, प्यार व्यार का चक्कर भी हो सकता है। हो सकता है विक्टिम की फोटोग्राफ्स हर न्यूज़पेपर में सर्कुलेट करो। मोरे, सिर को काट के पुलिस स्टेशन के सामने फेंककर इस खूनी ने हम पुलिस वालों को चैलेंज किया है। हो सकता है इस खूनी की हम पुलिस वालों से कोई पुरानी दुश्मनी। पता करो, हाल ही में कोई केस दर्ज हुआ था जिसका मुजरिम ये सब कर सकता है सर। और हाँ, खबरियों को काम पे लगा दो। पता करो इस एरिया में या आसपास कहीं लड़ाई झगड़ा मारामारी का वाकया हुआ था जिसके चलते ये मर्डर हुआ है। सर, पुलिस स्टेशन तक लाकर फेंका गया है, मतलब धड़ भी दूर नहीं ले गया होगा। अपनी सर्च टीम को काम पे लगा दो। सर, माता, मेरा बच्चा कहाँ है? माँ, माँ, मैं माता पर महालक्ष्मी बताएगी। मंदिर जाऊंगी। माता सब बताएगी। माता सब बताएगी। माता सब बताएगी। माता को सब दिख रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है। माँ, माता सब बताएगी। माता सब बताएगी। हो गया इसका शुरू। क्या कर रहे हो? क्या पागल बना? तुम बीच में मत बोलो। मेरे बच्चे से ज्यादा कीमती नहीं है पैसे। माता, माता, हाँ माँ। माता को सब दिखता है। कहाँ है मेरा बेटा? सब दिख रहा है। मेरा बेटा कहाँ है माता? वही लड़की है, उसी ने सारा सर्वनाश किया है, बुद्धि भ्रष्ट की है तेरे बेटे की। नलिनी ने सर्वनाश किया है तेरे बेटे का। मेरा बच्चा आ जाएगा मेरे पास। चला गया तेरा बेटा, लेकर भाग गई वो उसे। प्रकाश, गौरी, जितनी जल्दी हो सके ये सब बंद कर देना और किसी को इसके कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। तुम बीच में मत बोलो। माता, आप उनकी बातों को ध्यान मत दो। मेरा बेटा आएगा ना? पूर्णिमा को आएगा तेरा बेटा।
जय माँ। आधी रात को जब चांद पूरा होगा लौट आएगा, लौट आएगा। माता की जय हो। माँ, माँ। सर आसपास किसी भी झगड़े की कोई खबर नहीं और उस फोटो को भी किसी ने नहीं पहचाना और अब तक उस कटे हुए सर के धड़ का भी कुछ पता नहीं चल पाया है। एक बात समझ में नहीं आ रही, अभी तक विक्टिम के घर वालों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो विक्टिम अकेला रहता होगा, इसके लिए किसी को पता नहीं है कि वो मर चुका है, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी पहचान वाले ने ही मारा होगा। ये भी हो सकता है। न्यूज़पेपर का क्या हुआ? सर कल तक फोटो छप जाएगी। 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि घर वालों ने जानबूझ के मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई, लेकिन दोस्त रिश्तेदार कोई तो होगा जो आगे आएगा। महेश बाबा खाना लगा दिया है। महेश बाबा, महेश बाबा क्या करता है? लागेल ना, जब देखो तब क्रिकेट। बाबा खाना यहाँ रख दिया है, खा लेना। आज तो सही भूख लगी है, चैन से खाऊंगा। रुपेश मेरी बात सुन। बेटा बेटा मेरी बात सुन। काय चाललंय तुझे? क्यों तंग करी हो? तू ऐसा कोई काम मत कर जिससे तेरे ऊपर कोई खतरा आए। और फिर घर की इज्जत की भी तो बात है। अपने पापा को तू जानता है कितना गुस्से वाले हैं। और फिर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी बता। मेरी बात सुन बेटा। आई टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। रुपेश आई कुछ नहीं होगा। रुपेश बेटा। तुम्ही डायल केलेला नंबर बंद आहे, कृपया थोड्या वेळाने पुन्हा प्रयत्न करा। तो तू क्या करते इकडे? पहले मुझे ये बताओ कि रुपेश का तेरे साथ भागा था ना वो? मेरे साथ भागा था? वो तो मेरे पास आया ही नहीं। तूने क्या छुपाया ना? बता रुपेश का, बता। ए झूठ मत बोल। बोल तूने क्या किया मेरे रुपेश के साथ? क्या किया? तेरी इतनी हिम्मत तूने मुझ पे हाथ उठाया? मुझ पे हाथ उठाया? क्या करो छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, समझा? तो ये पागल लड़के! अरे भैया 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 छोड़ो, जाने दो, पागल है। मैंने देख पाई जिस सर को गोद में रखकर सुलाती थी, उसे इस हालत में कैसे देख पाती मैं नहीं देख पाई। मैं नहीं देख पाई। हमारा ही बेटा है वो। 2 दिन से लापता था। अगर 2 दिन से लापता था तो पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? उस लड़की के साथ भाग के उसने जो समाज में हमारी नाक कटवाई, पुलिस में कंप्लेंट कर और इज्जत का फालूदा नहीं करना था हमको, इसलिए नहीं की। किसके साथ भागा था वो? नलिनी। नलिनी? अगर वो नलिनी के साथ भागना चाहता था तो उसे मारा किसने? उसका कोई दुश्मन था? नहीं, हमारे रुपेश की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन ये नलिनी उसके पीछे थी। नलिनी और उसकी मां ने ही मारा है रुपेश को।
मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों पर क्या बीत रही होगी, पर मुझे आपके फैमिली के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब प्लीज आपके फैमिली के बारे में मुझे बताइए। हमारा बड़ा बेटा महेश, उसने तो क्रिकेट के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद कर दी है। अबे तू कर क्या रहा है? अबे फुल टॉस बॉल है, फुल टॉस बॉल पे प्लेट करेगा तू? ओ भाऊ ज्यादा बोलू ना, क्या खेलना है तो आगे खेल के बता। चले जा खेल के बता। चल चल आउट कर इसका, सीधा मिडल स्टंप उड़ा काले चश्मे का। बहुत बोलता है, बहुत बैटिंग आती है इसको। उड़ा उड़ा इसका, सीधा मिडल स्टंप उड़ा। रूपेश हमारा सबसे छोटा और होनहार बेटा, पता नहीं इस नलिनी ने उस पे क्या जादू कर दिया जो उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। ये नलिनी पागल है, पागल। एक बार तो उसे मैंने अपनी फैक्ट्री में रूपेश के साथ देखा था। रूपेश काय चाललंय? हाँ? काय चाललंय? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्यों उठाया उस पे हाथ? मेरे बेटे को बेकार रही तू? मैं बेकारी हूँ? मैं बेकारी हूँ? प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, समझा तू? सवाल जवाब मत कर, नहीं तो देख तेरा क्या करूंगा मैं। क्या करेगा तू मेरा? नलिनी, क्या करेगा? एक मिनट प्लीज 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 निकल जा, प्लीज। मैं पापा से बात करता हूँ, प्लीज प्लीज निकल जा। चलते हो इकडून। किसी तरह रूपेश ने नलिनी के साथ रिश्ते से मना कर दिया था, लेकिन नलिनी और उसकी माँ को ये बात मंजूर नहीं थी। उन्होंने रूपेश को बहकाया होगा। तो जब रूपेश ने शादी से मना कर दिया तो नलिनी और उसके माँ ने उसको मार डाला। मैं जानता हूँ नलिनी को, बहुत ही गुस्से वाले और सन की किस्म की लड़की है वो। उसी ने किया होगा ये सब कुछ। देखिए, नलिनी का नंबर और एड्रेस हमें दे दीजिए और अभी आप जा सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लूंगा। इनके कहने के मुताबिक नलिनी एक पागल और सन की लड़की है। रुपेश ने शादी से इनकार कर दिया होगा, इसलिए गुस्से में आकर नलिनी ने रुपेश को मार डाला। एक काम करो, रुपेश के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और इस नलिनी की पूरी कुंडली निकालो। सर, इस सवाल का जवाब मिल चुका था कि ये सर किसका था, लेकिन इस एक जवाब के साथ पुलिस के सामने कई और सवाल खड़े हो गए थे। आखिर रुपेश को इतनी निर्ममता से किसने और क्यों मारा था? हत्यारे ने उसका सर पुलिस स्टेशन के सामने क्यों फेंका? क्या ये किसी घरेलू दुश्मनी का नतीजा था या फिर इसमें कोई सनक शुमार थी? अबे ऑफ की बॉल को लेग में किलोमीटर अभी 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 ऑफ में आएगी, ऑफ में डालेगा, ऑफ में ये ओवर पे आड़ा बैट खेलेंगे। तुरा जरा पण लाज वाटत नहीं करे महेश? तेरा भाई अभी मर गया तो मजे से क्रिकेट देख रहा है? खून इतना सफेद हो गया तेरा? बस तू ही बची थी ना ये सब बोलने के लिए। साला सबको वो उस रुपेश की पड़ी है, वो आई बाबा पे भी उसका भूत सवार है। वो गया, अब तू भी जाइए, रख और जा, रख। कमान कमान कमान, आराम से खेल। नलिनी, हाँ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रुपेश का और तुम्हारा अफेयर था ना? मैं किसी रुपेश को नहीं जानती। झूठ मत बोलो, हमें सब कुछ पता है। हाँ, जब पता है तो क्यों पूछ रहे हो? इस बार वो साला के सामने आ गया ना तो गला काट देंगे उसका। एक बार तो मार दिया, और कितनी बार मारोगी उससे? क्या कह रहे हैं आप? रुपेश मर चुका है और तुमने मारा है उसे। रुपेश, दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माता ने मुझे रुपेश के बारे में सब बताया था दीदी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई, मेरी भक्ति में कमी रह गई दीदी। दीदी मुझे माफ कर दो, माता शांत, माता गलती हो गई, माफ कर दो माता। रुपेश की हाथ में धड़प रही है, प्रसाद दो, कपड़ा दो। हाँ माता, जल्दी।
समजाव तुझ्या बायकोला. रुपेश की आत्मा तड़प रही है, रुपेश की आत्मा तड़प रही है. भाई साहब सुनिए तो. ये नाटक, जितना भी पैसा मिलेगा ना चुपचाप आधा दे देना. चलिए आत्मा यही है, तड़प रही है. आत्मा तड़प रही है, तड़प रही है. शांत माता, माता शांत, शांत दो. माता शांत. रुपेश की आत्मा तड़प रही है, रुपेश की आत्मा तड़प रही है, रुपेश की आत्मा तड़प रही है. मुझे नजर आ रहा हूँ. इस महेश का कुछ करना पड़ेगा. साला अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है. उसकी चिंता तुम मत करो मेरी जान, वो तो लूजर है. रुपेश चला गया, सुनील को बिजनेस का कुछ अता पता है नहीं, और गौरी वो तो दिमाग से वैसे ही पैदल है. बचा कौन? हम. आप बस इतना करिए कि सही वक्त पर सही इंफॉर्मेशन मुझे देते रहिए कि कब कौन कहाँ क्या कर रहा है. जज्बाती लोगों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है. सब कुछ मूंद के न रख दिया तो कहना. क्या बात है. मैंने रुपेश को नहीं मारा. भागने का प्लान तुम्हारा ही था ना? जब उसने मना किया तो उसे मार डाला तुमने? मैं तो उससे प्यार करती थी. मैं खुद को मार सकती हूँ लेकिन रुपेश को नहीं मार सकती. उसके घर वालों ने मारा होगा उसे. उसके बाप ने. नफरत करता था वो रुपेश से. बहुत दर्द हो रहा. मैं आराम से लगाती हूँ. तुम्हारा बाप भी ना जानवर है. कैसे मारा है तुम्हें? मुझे लगता है हमें भाग के शादी करना पड़ेगा. बाबा क्या चल रहा है? बाबा क्या मारो. बाबा बोला दूर रहे इससे. आइंदा अगर मेरे बेटे के साथ दिखाई दी ना तो तेरी जान ले लूंगा मैं. चल निकल यहाँ से, निकल. उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी थी. वो बहुत डर गया था. मैंने उसे हौसला दिया, इसलिए वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया. फिर हमारा प्लान था कि 12 सितंबर को हम घर से भाग जाएंगे. 12 सितंबर क्यों? क्योंकि 13 सितंबर को उसकी सगाई होने वाली थी. सर मैं आनंदी में उसका वेट कर रही थी, लेकिन रुपेश वहां नहीं आया. मुझे लगा कि रुपेश ने मुझे धोखा दिया है. चला गया वो मुझे छोड़ के. मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया कि उसे जान से मार दूं. लेकिन मैंने रुपेश को नहीं मारा. मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? जरूर उसके बाप ने मारा होगा उसे. उसे पता चल गया था कि रुपेश और मैं सगाई करने वाले और शादी भी. इसी गुस्से में ना उसने रुपेश को मार दिया होगा. हाँ उसी ने मारा होगा. बहुत इज्जत प्यारी है ना उसे अपनी, इसलिए उसने ही रुपेश को मारा होगा. ठीक है. मोरे, हो सकता है ये नलिनी सच बोल रही हो, लेकिन उसके टेम्परामेंट को देखकर लगता है कि वो मर्डर कर सकती है. रुपेश अगर नलिनी को नहीं मिला तो फिर गया था कहाँ? ऐसे मामलों में ये दोस्त काफी मदद करते हैं. उसके दोस्तों को दोबारा से बुला के अच्छे से पूछताछ करो और आनंदी जाके पता करो जो स्टोरी नलिनी ने हमें बताई है उसमें कितनी सच्चाई है. सर, नलिनी रुपेश से पागलों की तरह प्यार करती थी. क्या उसके प्यार का यही पागलपन रुपेश की मौत की वजह बनी थी? क्या रुपेश ने नलिनी का दिल तोड़ा था जिसकी वजह से उसने रुपेश के साथ इतना सब कर दिया? या फिर इस सब के पीछे उसका कोई और ही मकसद था? तो क्यों आया यहाँ? रुपेश तो गया,
तो मेरे साथ ही मैच खेलना पड़ेगा। बकवास मत कर, समझा? क्यों? अब मेरी बातें बकवास लगने लगी हैं? मैंने कहा चला जाए तो जान से मार दूंगी, निकल ऐसे। मैच तो तेरे साथ ही खेलूंगा। क्या हुआ? रुपेश आया है और तुम सो रही हो। रुपेश, मेरा बच्चा बात करना चाहता है। मेरा रुपेश आया है। कहाँ है मेरा रुपेश? वो रहा रुपेश। कहाँ? रुपेश, देखो देखो माँ आई है। रुपेश माँ आई है। देखो ये रहा रुपेश। कहाँ है रुपेश? ये क्या खड़ा है? रुपेश को भूख लगी है, बात आने का है, उसे खाना खिलाना है। पैसे दो। और मेरे पास पैसे तो नहीं है अभी। पैसे नहीं। ये लो। अब खा लेगा रुपेश, खा लेगा रुपेश। खाना प्रणाम करो। ठीक है, कोर्टात जमा करा पेपर। सर, हम आलंदी गए, वहाँ रुपेश और नलिनी की शादी की नोटिस लगी। पूछताछ में पता चला कि नलिनी वहाँ पूरा टाइम इंतजार कर रही थी जब रुपेश का मर्डर हुआ। उनके बैंक अकाउंट में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब सुपारी किलिंग का भी एंगल नहीं हो सकता। रुपेश के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? तो रुपेश के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि ज्यादातर वो नलिनी से ही बात करता था। इसके अलावा बाकी जितने भी कॉल होते थे या तो काम के लिए या तो फिर बचपन के दोस्त सन्नी और सद्दाम को। उठाकर लेकर आओ इस सनी और सद्दाम को। सर, रुपेश बहुत अच्छा लड़का था सर। वो एक पढ़ाकू और जिम्मेदार इंसान था। उसको सिर्फ अपने बिजनेस में फोकस करता था। हाँ, लेकिन उसके बड़े भाई को क्रिकेट का शौक था। अगर हम लोग उसके साथ नहीं खेलते थे तो वो हमें मारता था। और जब से रुपेश की लाइफ में नलिनी आई, और नलिनी तो बहुत सनकी किस्म की लड़की थी सर। मतलब रुपेश बेचारा किस्मत का ही मारा था, मैं तो बोलूं सर। घर में जाओ तो उसका बाप सनकी, बाहर और ये नलिनी सनकी। उसका बाप सनकी था मतलब? सनकी बोलेंगे सर, एकदम हिटलर किस्म का इंसान था। बोलो तो जल्लाद था एकदम, साफ बोलो तो। बाबा से दोस्त है मेरे। वो रुपेश को बेल्ट से मारता था साहब। उसकी दहशत घर में ही नहीं बल्कि बाहर भी थी। तुम दोनों को पता था कि रुपेश नलिनी के साथ भागने वाला है? नहीं साहब, लेकिन जब से नलिनी उसके जीवन में आई तब से वो हमसे दूर रहने लगा साहब। नलिनी को हम पसंद नहीं थे साहब। वो रुपेश को बोलती थी कि हम बुरे लोग हैं साहब। फिर एक बार रुपेश डायरेक्टली आकर हमको बोलने लगा कि अपन की दोस्ती नहीं जमेगी। इस बात पे तो तुम दोनों को बहुत गुस्सा आया होगा और तुम दोनों ने ही मिलकर तुम्हारे दोस्त को मार दिया। हम क्यों मारेंगे उसे? हमारा तो जिगरी यार था सर, वो भाई जैसा था सर। हम क्यों मारेंगे उसको? ठीक है, जाओ तुम। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लूंगा। नजर रखो इन पर। लेकिन सर, एक बात गले से नीचे नहीं उतरती। गर्लफ्रेंड के कहने पे कोई अपने दोस्तों से बात करना क्यों छोड़ेगा? और नलिनी ने भी अपनी स्टेटमेंट में सद्दाम और सन्नी के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन सबने एक बात कॉमन बताई, ये सुनील बहुत ही सन के आदमी था। नलिनी के पास मोटिव था मारने का, लेकिन अगर नलिनी ने रुपेश को नहीं मारा है तो फिर किसने मारा? इस सावंत फैमिली की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। सर, तो सुनील साहब ने पूरी प्रॉपर्टी और ये फैक्ट्री रुपेश दादा के नाम कर दी थी, तो वो उसे क्यों मारेंगे? वो तो महेश ही उनके हाथ लड़ते रहता था। अरे एक नंबर का निकम्मा है तू। भाई काम कराने को दिवसभर नुसतं क्रिकेट खेळायला पाहिजे। फैक्ट्री के सारे वर्कर की तेरे खिलाफ कंप्लेंट है। आज के बाद तुम इस फैक्ट्री में कदम नहीं रखोगे। आज के बाद फैक्ट्री का सारा काम रुपेश देखेगा। सर, ये सरासर गलत है। रुपेश तो सुनील की जान था। रुपेश तो ताकत था सुनील की, सबसे जिम्मेदार वही था। उसके बड़े भाई और चाचा तो किसी काम के लायक ही नहीं है। ये सुनील शॉर्ट टेम्पर और गुस्से वाला आदमी था, और उसका गुस्सा रुपेश और नलिनी के अफेयर को लेकर था। मोरे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाप अपने बच्चे को इतनी बेरहमी से मार डालेगा। सर, घर से लेके बैंक तक सारा पैसा गायब है। क्या?
कब हुआ ये सब? रुपेश की जिस दिन एंगेजमेंट थी उससे एक दिन पहले। इसका मतलब रुपेश अपने घर से कैश और ज्वेलरी लेकर भागा है। ठीक है, आप जाइए, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन सर, आप जाइए, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। जाइए प्लीज। मोरे, ये कैश और ज्वेलरी गायब होने से इस मर्डर केस की दिशा ही बदल गई है। एक बात तो कंफर्म है कि नलिनी जानती थी कि रुपेश कैश और ज्वेलरी लेकर भाग रहा है। हमारा प्लान था कि 12 सितंबर को हम घर से भाग जाएंगे। तो हो सकता है कि नलिनी ने रुपेश के कैश और ज्वेलरी लूट ली और उसे मार डाला। ये भी तो सकता है कि ये सुनील झूठी कहानी बना रहा है। हो सकता है, लेकिन एक बात कंफर्म है कि ये मर्डर प्यार और इज्जत के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए हुआ है। एक काम करो, बैंक में जाके इन सबके बैंक स्टेटमेंट निकालो तुम। सर, बाबा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। इस 2 कौड़ी की लड़की के साथ तुम शादी करोगे? बाबा प्लीज। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ये कचरा यहाँ तक लेके आए? बाबा आप मुझे कुछ भी बोल लीजिए। समाज में हमारा एक स्टेटस है, हमारी बिरादरी के लोग ऐसी लड़कियों के साथ शादी नहीं करते। तुम करोगे शादी इसके साथ? देखा? देख। सर, ये देखिए, स्टेटमेंट के हिसाब से पूरे पैसे रुपेश ने ही निकाले और यहाँ एक चेक से 1 लाख रुपए महेश के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। रुपेश ने महेश को इतने सारे पैसे क्यों दिए? इस बड़े बेटे की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। पता करो ये करता क्या है। मुझे तो लगता है ये सावंत फैमिली जैसे दिखती है वैसे है नहीं। महेश और रुपेश के बारे में ये फैमिली वाले ने तो बता दिया, अब बाहर वालों से पूछताछ करते हैं। ये सनी और सद्दाम दोबारा बुला लो सर। और हाँ, आसपास के जितनी भी ज्वेलरी शॉप है उन सबको अलर्ट कर दो। जिसके पास भी ज्वेलरी है वो बेचेगा जरूर। सर, मुझे पकड़ने में 1 मिनट नहीं लगा। एक पत्थर फेंका, पकड़ लिया। उसने जो किया उसके लिए उसको नहीं पकड़ा। पुलिस में पत्थर मारने का बहुत शौक है ना तुझे? क्रिकेट में क्या करता था? बैटिंग। चल, आज हम लोग बॉलिंग डालेंगे, तू बैटिंग कर। रुपेश को क्यों मारा? मारना चाहता था लेकिन मारा नहीं। आंख फोड़ दी उसने मेरी। ये देखिए, मेरा क्रिकेट का करियर खराब कर दिया। आई बाबा का प्यार छीन लिया। लेकिन मैं कुछ नहीं बोला, हमेशा चुप रहा, कभी कुछ नहीं बोला मैंने। साहब, नाम के भाई थे, दोनों का 36 का आंकड़ा था साहब। एक दूसरे को सामने देखना भी पसंद नहीं करते थे साहब। महेश को क्रिकेट का भूत सवार और रुपेश को इश्क का। दोनों के दोनों बेकार थे सर। जब से मेरी आग गई तब से मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया। बस अपने आप को दिलासा देने के लिए बच्चों को कभी कभी सिखा देता हूँ। सिखाना क्या साहब, सही है ना? ये नलिनी है ना, पहले महेश की गर्लफ्रेंड थी। महेश की आंख क्या फूटी, इसकी तो किस्मत ही फूट गई साहब। मुझे हर तरफ से धोखा मिला। बाबा ने सारा हिसाब किताब रुपेश के हाथ में सौंप दिया। मुझे एक एक पैसे के लिए उसके सामने हाथ फैलाना पड़ता था। ऊपर ऊपर तो हाथ जोड़ता था साहब, लेकिन अंदर ही अंदर ना लावा था, लावा। रुपेश की फेंकी हुई बॉल मेरी आंख पर लगी और मेरी आंख फूट गई। मैंने पुलिस में कंप्लेन भी की क्योंकि मैं जानता था कि रुपेश ने जानबूझकर मेरी आंख फोड़ी है। लेकिन नहीं, ना तो आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, ना मेरे घर वालों ने। आज आपको मेरी कंप्लेन लिखनी पड़ेगी। हाँ, आप गई है मेरी आंख, कोई बटुआ चोरी नहीं हुआ है। कर क्या रहे हैं आप लोग? आज मेरी कंप्लेन लिखिए आप। देखो, हमने वो तहकीकात कर ली है, वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अरे खाक एक्सीडेंट था। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप लोगों को कुछ करना नहीं है? बॉडी सूरत पे जा रहे हो उसकी आप। इसीलिए मैं आप लोगों पर अपनी भड़ास निकालता हूँ। अपनी भड़ास निकालने के लिए तुमने रुपेश को मारा, उसकी आंखें फोड़ी और पुलिस वालों पर भड़ास निकालने के लिए उसका कटा हुआ सर पुलिस स्टेशन में डाल दिया। अब हम पुलिस वाले कैसे भड़ास निकाल दिया ना, वो दिखाता हूं तुझे। देखिए, मैं आपसे क्या, मैंने उसको नहीं मारा। रुपए से तुम जलते थे और गुस्से में आकर तुमने उसे मार डाला, सच है या नहीं? मैंने उसको नहीं मारा। उसने तेरी आंख फोड़ी थी, तेरा क्रिकेट करियर बर्बाद किया था।
मैं आपसे कह रहा हूं मैंने उसको नहीं मारा। तेरे बाप ने सारा बिजनेस उसके हाथ में दिया था, सारा पैसा उसके हाथ में था, भिखारी की तरह तुझे पैसे मांगे। हाँ, भिखारियों की तरह पैसे मांगता था मैं उससे, भिखारी बना दिया था उसने मुझको। कभी समझने की कोशिश नहीं की उसने मुझे। हर बार ये जताता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब से बाबा ने उसके नाम पे वो बिजनेस किया था, मुझे नीचे दिखाने लगा था। वो भाई नहीं था, वो दुश्मन था, दुश्मन। कभी किसी बात पे मेरा साथ नहीं दिया, पर मरा होगा ना उसी लड़की के चक्कर में। वो लड़की तो तेरी गर्लफ्रेंड थी ना? क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्यों, तेरा उस लड़की का अफेयर नहीं था? था, मेरा अफेयर था उससे, लेकिन उसने भी वही किया। मेरी आंख फूटने के बाद जाकर सो गई वो उस रुपेश के साथ। महेश के लिए तुमने रुपेश को मार डाला। महेश वो तो पागल है। रुपेश के आगे महेश की तो कोई बराबरी ही नहीं थी। हो सकता है कि रुपेश ने अपने बाप के कहने पर तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहा और गुस्से में आकर तुमने उसे मार डाला हो। नहीं सर, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जिस गले में मुझे वरमाला डालनी थी, उस गले पे छुरी कैसे चला सकती हूँ मैं? हेलो, क्या? ठीक है माते। सर, तलेगांव के घर में एक लाश मिली है। महेश को क्रिकेट का बहुत शौक था। उसे ऐसा लगता था कि रुपेश की वजह से ही उसकी एक आंख खराब हुई, जिसके कारण वो जिंदगी में कभी क्रिकेटर नहीं बन सकता। जब पुलिस को रुपेश का सर मिला तब उसकी भी दोनों आंखें फूटी हुई थी। तो क्या महेश था रुपेश की हत्या के पीछे? क्या उसी का बदला इस जुनून की हद तक पहुंच गया था? इस केस में पुलिस के शक की सुई 3 लोगों पर थी। रुपेश की प्रेमिका नलिनी, रुपेश के पिता सुनील और रुपेश के भाई महेश पर। रुपेश की हत्या के बाद पुलिस को एक और हत्या की जानकारी मिली थी। क्या इन दोनों हत्याओं का आपस में कोई कनेक्शन था? आखिर कौन था इन हत्याओं के पीछे? हाँ साहब, मैंने फोन किया था, उधर लाश पड़ी है। आप लोग यहीं पे रुकना। जी। ये तो सनी है। रूम की तलाशी लो। सर, मुंह से झाग निकल रहा है, लगता है पॉइजनिंग का केस। 2 ग्लासेस है, एक सनी का है, तो दूसरा कौन था? मोरे, पहले रुपेश का मर्डर होता है, फिर सनी का। मुझे लगता है कि किसी ने सनी पर नजर रखी हुई थी। जैसे वो हमारी कस्टडी से बाहर निकला, उसे मार दिया। कि ये रुपेश का मर्डर और सनी का मर्डर एक दूसरे से कनेक्टेड तो नहीं? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, मुझे ड्रॉअर में इतने सारे मोबाइल मिले पर किसी में भी सिम कार्ड नहीं है। सनी के अकाउंट में इतने हेवी ट्रांजैक्शंस, आखिर वो इतने पैसों का करता क्या था? मोरे, रुपेश, सनी, सद्दाम, 3 खास मित्र, जिसमें से रुपेश और सनी मारे जा चुके हैं, बचा है सद्दाम। कुछ तो लिंक है जो हमसे छूट रही है। उठाकर लेकर आओ इस सद्दाम को। तो सनी के बारे में उसके पास इतना सारा पैसा कहां से आता था और करता क्या था? साहब, हम लोग क्रिकेट मैच में बैटिंग करते थे। सनी को उसकी लत लग गई साहब। महेश भाई भी बैटिंग करते थे, लेकिन वो रुपए से पैसे उधार लेते थे। ये सब तो पहले नहीं बता सकता था। निकल अभी तो, लेकिन शहर छोड़ के जाने के बारे में सोचना भी मत। नहीं जाऊंगा साहब। क्यों जाऊंगा मैं? जा। मोरे, इस सनी ने किन किन लोगों से कितने कितने पैसे लिए इसके डिटेल निकाल। और मोबाइल, उसके पास इतने सारे मोबाइल थे, पता करो ये एक ही सिम कार्ड यूज करता था या अलग अलग सिम कार्ड थे। अगर अलग अलग सिम कार्ड है उन सारे सिम कार्ड के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। सर, चुप हो जा बेटी, कितना रोएगी? तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, आगे की भी तो सोच। होने को कौन टाल सकता है? मत रो इतना, मत रो बेटा, मत रो। तो सनी ने बहुत लोगों से पैसे उधार लिए हुए और सभी उससे पैसे वापस मांग रहे।
सरप्राइजिंग बात यह है कि उसने सभी को 15 सितंबर की तारीख दी थी पैसे वापस करने के लिए, रुपेश के मर्डर के ठीक 2 दिन बाद। मोरे महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। सनी को पता था कि रुपेश और नलिनी शादी करने के लिए घर से भागने वाले और उनके पास कैश और गहने हैं। सनी ने प्लान बनाया, रुपेश को मारा, कैश और गहने लेकर भाग गया। उसके बाद सनी ने भी सुसाइड किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो कैश और जेवर है कहाँ? ये ऐसा तो नहीं कि इस केस का मास्टरमाइंड कोई और ही है। एक काम करो, सनी के जितने भी फोन्स हमें मिले सारे कॉल रिकॉर्ड बारीकी से चेक करो। सर सनी के नाम पे जो 8 नंबर्स मिले हैं उन सभी के कॉल रिकॉर्ड्स, इनमें से जो लेटेस्ट नंबर है उससे आखिरी कॉल रुपेश को किया गया है, वो भी ठीक उसी दिन जिस दिन वो गायब हुआ। सर एक सरप्राइजिंग बात और है, इन सभी नंबरों से एक नंबर पे लगातार बातचीत हुई है। किसका नंबर है? सर इधर तो ताला लगा हुआ है। अरे सुनो, ये ताला कब से लगा है? पता नहीं सर। मोरे दरवाजा तोड़ दो। सर घर की तलाशी लो अच्छे से। सर बिना सिर की बॉडी रुपेश की हो सकती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और कंफर्म करो ये बॉडी रुपेश की है या नहीं। मोरे अगर ये बॉडी रुपेश की है तो कुछ कुछ बातें मुझे क्लियर हो रही है। सर एक मिनट। हेलो, क्या? ठीक है तुम उसे उलझाए रखो, हम अभी आते हैं। तो ज्वेलरी शॉप से फोन था, कोई ज्वेलरी बेचने है। अरे मैम मैं कह रहा हूँ ना 2 मिनट तो रुकिए ना, टंच का रिपोर्ट आने दीजिए ना। और कितनी देर लगने वाली है? थोड़ी देर बस, आने वाली टंच की रिपोर्ट। चोरी का सोना बेचने की असली जगह मैं बताता हूं आपको, ले चलो इसे। हमें अंदाजा नहीं था इस चेहरे के पीछे एक दूसरा रूप भी छुपा हुआ है। क्यों किया ये सब? मैं सावंत परिवार के घर में आके रहने लगी। तेनीमाला काम था दिला साहब, पर मैंने कभी इज्जत नहीं की। हर बात पे धुतकारते मुझे। ये रख और जा, रख। तंग आ गई थी मैं इस जिंदगी से। फिर एक दिन रुपेश का दोस्त सनी मुझे मिला। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। धीरे धीरे दूरियां भी नजदीकियां बन गई। हम दोनों ही हालात के मारे थे सर। पैसे पाहिजे होते हमारा अपनी जिंदगी जीने के लिए। सनी रुपेश का जिगरी दोस्त था। उसे पता चला कि रुपेश नलिनी के साथ भाग के शादी करने वाला है और उसने बैंक से सारे पैसे और घर से सारे जेवरात ले लिए। बस फिर क्या, हमने भी प्लान बनाया। सनी ने रुपेश को फोन किया आनंदी जाने के बहाने। अरे यार रुपेश कुठे होता तू? चल लवकर चल यार, चल भाई जल्दी चल। चल लवकर। काय झालं यार? कार्बोरेटर का नाटक होगा यार। देख जल्दी देख, देखना जल्दी करना। हाँ हाँ बघ तू थांब जरा।
अब इसका क्या करना है? इसका क्या करना है वो मुझे मालूम है। ऐसा कुछ करना है कि शक पूरा महेश पे जाए। पर कैसे? हमारा इरादा रुपेश को मारने का नहीं था। रुपेश ने हमें पहचान लिया था और घबरा गया, इसलिए हमने उसे मार दिया और उसकी लाश को फेंकवा दिया। रुपेश के मरने के बाद हम अपने बचने की तरकीब सोचने लगे। सर, मुझे महेश को फंसाना था, इसलिए मैंने रुपेश की आंखें फोड़ दी और सनी से कहकर सर पुलिस स्टेशन में फेंकवा दिया था ताकि महेश पकड़ा जाए और मेरा बदला पूरा हो जाए। वैसे भी महेश से मेरे बेइज्जती का मुझे बदला तो लेना ही था। सनी को क्यों मारा? सर, सनी उस हादसे के बाद बहुत डर गया था और जब वो आप लोगों से मिलके गया तब वो मुझे आके धमकाने लगा था। देखा, मैंने बोला था तेरे को, लेकिन तू मेरी बात सुनती नहीं है। देख, पुलिस अपने पीछे पड़ी है, सुन रहे तू? बाहर की खाल खींच रही है पुलिस। देख भैया, अपना बचना मुश्किल है, फांसी में जाएंगे, फांसी में। वो कुछ नहीं, अपन सरेंडर कर देते हैं। हाँ, पहले मैं सरेंडर कर देता हूँ, ठीक है? सुन रहे तू? क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? खुद को संभालो। हम सरेंडर कर देंगे पुलिस के पास, ठीक है? शांत हो जाओ। मैं गहने बेचकर कहीं दूर जाना चाहती थी। जो लोग स्वार्थ और लालच में आकर ऐसा घिनौना काम करते हैं ना, उनके कर्मों की सजा उन्हें मिलती जरूर है। इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग लालच के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि उनके लिए जिंदगी की कीमत ही खत्म हो जाती है। हर कोई चाहता है कि वो एक अच्छी जिंदगी बिताए, उसे किसी चीज की कोई कमी ना हो, लेकिन अपने मन और अपनी इच्छाओं पर काबू रखना इतना भी मुश्किल नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जिंदगी ने हमें जो नहीं दिया है वो हम किसी और की जिंदगी से छीन लें। सपने जरूर देखने चाहिए, लेकिन उन सपनों को सच करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है। इस दुनिया में हर किसी को चीजें प्लेट में सच कर नहीं मिलती हैं, उन्हें अपनी जद्दोजहद से हासिल करना पड़ता है। बेहतर जिंदगी जीने का हक सबको है, लेकिन उसकी कीमत किसी की जान या कोई गुनाह हरगिज नहीं हो सकता। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.